हम बैंक से लोन ले लेके काम शुरू कर देते हैं। बाद में पता चलता है उसकी किस्तें वापस भरते हैं और उसका सूद चुकाते बिजनेस ही ठप हो जाता है। कश्मीर लाइफ आज की मुलाकात सीजन 6 के इस शुमारे में आप सब नाज़रीन का एक बार फिर से इस्तकबाल है। आज के इस शुमारे में हमारे साथ शामिल हुए हैं फॉर्मर असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स जनाब शबीर हंडू साहब, जो कि इस वक्त एज अ प्रोफेशनल बिजनेस स्ट्रेटजिस्ट एंड स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट काम कर रहे हैं एंड कश्मीर एंजल नेटवर्क नाम से एक कॉर्पोरेट बॉडी चला रहे हैं जो कि स्टार्टअप्स के लिए डेडिकेट की गई है। तो आज के शुमारे में हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे इनके सफ़र के बारे में। शबीर साहब, आपका इस शुमारे में खैर मकदम। शुक्रिया मुझे यहाँ बुलाने के लिए। शबीर साहब, इस शुमारे का आगाज़ करेंगे आपके बारे में जानते हुए, तो आप अपने मुतालिक और आप अपने पेशे के मुतालिक हमें ज़रा तफसील से बताएं। जैसे कि आपने कहा इनकम टैक्स से मेरा ताल्लुक़ था, तो ये एक लंबा सफ़र है। जैसे कि मैंने 90 से अगर शुरू करें तो मैंने पहले JNK बैंक में मुलाजमत शुरू की थी। वो 1 साल तक लगभग चली, तो लेकिन मैं वहाँ पे ज़्यादा देर ठहर नहीं पाया। साथ में फिर इनकम टैक्स में मेरा दाखिला हो गया, तो वहाँ पे लंबा सफ़र रहा लगभग 29 साल का। तो वहाँ पे बैठे बैठे तो मेरा सबसे बड़ा जो तजुर्बा रहा वो बिज़नेस के साथ डील करने का रहा। तो बिज़नेस के सारे खद-व-खाल मैंने देखे, कैसे बिज़नेस चलती है, इनका क्या तरीक़ेकार होता है, इनकी अकाउंटिंग कैसे होती है। फिर हमारे पास जो उनका वर्शन आता था उसको हम परखते रहते थे, मतलब हम दोनों साइड का पूरा जांच पड़ताल करके बिज़नेस को समझने की कोशिश करते थे। बल्कि ये भी था कि मैंने पूरा, जैसे कि MCOM में जितने भी सब्जेक्ट होते हैं वो मैंने वहाँ पे पढ़े हैं, उनका इम्तिहान भी पास कर लिया था। उसी की बिना पे वहाँ पे प्रमोशंस भी मिलती हैं। तो उस लिहाज से मैंने बिज़नेस को भी पढ़ा। तो फिर शौक़ पड़ गया कि ये जो लोग करते हैं बिज़नेस, इसमें दूसरी साइड से क्या कुछ होता रहता है, उसका भी एक ना अंदर से एक ख्याल था कि ये भी देखना चाहिए किसी दिन। तो फिर दिन आ ही गया एक बार, तो छोड़ दिया मैंने इनकम टैक्स। तो ख्याल यही था कि बिज़नेस के साथ ही जुड़ जाएंगे। नाम जो आपने लिया कश्मीर एंजल नेटवर्क, ये तो बाद की बात है। पहले तो हम सोच रहे थे कि इस मैदान में कुछ ना कुछ करना ही चाहिए। तो दोस्तों का एक इज्तिमा हो गया, तो उसमें सब ने यही कहा कि कई चीज़ें थी जो सामने थी, तो उनको सामने रख कर हमने कहा कि एक ऐसी कंपनी बनाई जाए। तो पहले ये तो नहीं था कि कंपनी बनाई जाएगी, पहले ये था कि कोई एक इदारा बनाया जाए। वो शायद फिलैंथ्रोपिक अंदाज से भी हम देख रहे थे। बाद में तय हुआ कि कंपनी बनाई जाएगी जो प्रॉपरली एक कमर्शियल कंपनी होगी। तो ये खुद एक स्टार्टअप की तरह बनेगी। तो वैसे ही हमने एक स्टार्टअप की तरह इस कंपनी को बनाया था। तो बनाने के बाद फिर हमने स्टार्टअप्स के लिए काम करना शुरू कर दिया। तो वही सफ़र है जो अभी चल रहा है। इसमें मैंने खुद भी स्टार्टअप अपने शुरू किए हैं और दूसरे बिजनेसों के साथ तो जुड़ा हुआ है। शबीर साहब, ये जो कश्मीर एंजल नेटवर्क नाम से बॉडी आप चला रहे हैं जो कि स्टार्टअप्स के लिए ही डेडिकेट की गई है, तो हमें उसके क़याम के बारे में बताएं, उसका आगे का क्या विजन है, मकसद क्या है? असल में हर एक स्टार्टअप जो बन जाता है उसको बनाने के लिए सबसे पहले एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट होती है। एक जैसे कहते हैं ना कि गैप नज़र आनी चाहिए जहाँ पे हम कोई सोल्यूशन लेके आ जाते हैं। जी। तो ये असल में होता है एक प्रॉब्लम सोल्यूशन का एक स्टेटमेंट। तो प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे स्टार्टअप्स की दुनिया इतनी उभरी नहीं है, इतना इनमें डेवलपमेंट नहीं है, इतनी ट्रैक्शन नहीं है जितना कि हम दूसरे इलाकों में देखते हैं। तो स्टार्टअप्स क्यों चाहिए, ये भी तो एक सवाल है ना पहले। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट की शरह भी बहुत ज़्यादा है। और वो अनएम्प्लॉयड हैं जो पढ़े लिखे बहुत हैं। सही बात। यहाँ पढ़े लिखों की बहुत तादाद है जो अनएम्प्लॉयड है। जी। एक तो ये मसला। दूसरा मसला ये कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट बता रहा हूँ आपको। दूसरा मसला ये है कि हमारे यहाँ हम इम्पोर्ट एक्सपोर्ट से ज़्यादा करते हैं। एक्सपोर्ट भी करते हैं हम, जो यहाँ की ख़ास चीज़ें हैं, मेवे हैं, सैफरन है, यहाँ का हैंडीक्राफ्ट्स का बहुत बड़ा एक मैदान है। लेकिन हम इंपोर्ट सारी चीज़ें करते हैं, जो मशीन मेड चीज़ें हैं वो लगभग सारी बाहर से आती हैं। बल्कि हमारे पास तो वो भी चीज़ें आती हैं जो हमारे यहाँ से निकलनी चाहिए। पोल्ट्री, शीप, मटन जो है, दूध, सब्जियाँ, है ना, ये सारी चीज़ें हम यहाँ भी निकाल दी, लेकिन वो बाहर से बहुत सारा, उसमें बहुत सारा क्वांटम बाहर से आता है।
तो ये बहुत बड़ा मसला है। अगर हम अपनी ज़रूरियत अपने यहाँ से पूरी नहीं कर सकते, मतलब ये एक बहुत बड़ी गैप है जो हम फिल कर सकते हैं। तो ये कौन करेगा? ये स्टार्टअप करता है, क्योंकि ये ऐसे बनाना है, ऐसी बिजनेस करनी है। ट्रेडिशनल बिजनेस तो यहाँ पे काफ़ी साल से, काफ़ी देर से है, लेकिन वो ये काम नहीं कर पाए, वो ये गैप फिल नहीं कर पाए। तो ये तो स्टार्टअप को करना है। तो इस वजह से स्टार्टअप को ही बनाने, उनको हेल्प करने का मकसद था कश्मीर एंजल नेटवर्क के बनाने के पीछे। ये तो एक साइड इसका हो गया। इकोनॉमिक कर्व में होता है ना, एक साइड सप्लाई, एक साइड डिमांड। तो ये तो हम डिमांड की बात कर रहे हैं कि ये डिमांड थी एक साइड से, दूसरी साइड से सप्लाई है। अब इसको चलाने के लिए तो आपको माल चाहिए जी। तो माल होगा तो काम होगा जी। तो माल कहाँ से आएगा? तो यहाँ का जो रिवायती तरीका है माल यूज करने का, वो तो बैंकिंग का ही होता है हमेशा। हम बैंक से लोन ले लेके काम शुरू कर देते हैं, बाद में पता चलता है उसकी किस्तें वापस भरते हैं और उसका सूद चुकाते बिजनेस ही ठप हो जाता है। तो हम ये देखते हैं कि ऐसे अगर 100 लोगों ने काम शुरू किया, 5-10% ज़्यादा से ज़्यादा जो सस्टेन कर पाते हैं सूद के कारोबार में, तो बाकी उनका तो हम हश्र देखते ही हैं। वो फिर या तो बड़ी मुश्किल से अपना वो काम चलाते हैं या फिर बंद हो जाते हैं। तो इसके बरक्स अगर हम ऑल्टरनेट फाइनेंस यूज़ करें, जिसकी हम अभी डिटेल में बात करेंगे, तो फिर उसमें सस्टेनेंस के ज़्यादा चांसेस हैं जी। इनहेरेंट ही उसमें कुछ ऐसी चीज़ें बनी हुई हैं जिसकी वजह से उस जो कारखानादार होता है उस पर इतना दबाव नहीं पड़ता, ना उसको रिपेमेंट का ऐसा कोई शेड्यूल होता है जैसे कि बैंक के साथ होता है, और ना उसको सूद का कोई काम उसके अंदर मतलब शामिल होता है। तो इस वजह से वहाँ पे सहूलियत है। तो ये दोनों चीज़ों का जो मेलान है ना, इससे फिर वो सोल्यूशन सामने आता है जो कश्मीर एंजल नेटवर्क असल में लोगों के सामने पेश करना चाहता था। नाजरीन, बातचीत बनी रहेगी, यहाँ पे लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। बने रहिए कश्मीर लाइव के साथ। मोहब्बत वही जो दिल से हो, इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए, बात वही जो दिल से कही जाए, दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। दिल से बनी हर चीज पुश्तों तक चलती है, इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है, ताकि आप जो कुछ भी बनाएं दिल से बनाएं। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। तो आप अभी तक, जो कि आप एक बिजनेस स्ट्रैटेजिस्ट हैं, कंसल्टेंट भी है, तो जो आपका ये नेटवर्क है, तो अभी तक आप कर पाए हैं कुछ लोगों को मतलब लाइक स्टार्टअप बिल्ड अप करने में हेल्प? जी, ये तो हमारा जो जहदी मुसलसल से कहते हैं ना, हम तो इसमें लगे हुए हैं तब से, जब से कंपनी बनाई हुई है। तो मैं तो कहूँगा कि कम से कम 50 से ज़्यादा तो हमने रजिस्ट्रेशन की है नए स्टार्टअप्स की हमारे यहाँ से। तो कम से कम हो गया। तो हमारे साथ जो फिर आगे बिल्डिंग के स्टेजों में भी जुड़े हुए हैं, वो भी कम से कम 12-13 लोग हैं, प्रमोटर्स उनके स्टार्टअप्स हैं। उसके अलावा हमने फंडिंग भी कई लोगों की कर रखी है। कम से कम मैं 2 करोड़ तक तो बात कर ही सकता हूँ, जितनी हमने अभी तक फंडिंग लोगों को दे रखी है फ्रॉम एंजल इन्वेस्टर्स। तो इसके अलावा बाकी जो नॉर्मल रेगुलर सर्विसेज होती हैं, वो भी हम कोई 20 लोगों के 20 प्रमोटर्स के साथ कर रहे हैं, इस टाइम चला रहे हैं। और उसके अलावा जुड़े हुए हैं बहुत सारे, जिनको सिर्फ मेंटरशिप चाहिए, जिनको सिर्फ कोचिंग चाहिए, वो भी हम 200 से ज़्यादा लोगों को दे चुके हैं अभी तक। शबीर साहब, हर किसी चीज़ की शॉर्टकमिंग्स होती हैं या लिमिटेशंस होती हैं, तो जो ये स्टार्टअप इकोसिस्टम है, तो आपको क्या लगता है इसमें सबसे ज़्यादा बड़ी रुकावटें क्या हैं? हर एक ज्योग्राफी की, हर एक इलाके की अपनी अपनी ना शॉर्टकमिंग्स होती हैं। यहाँ के मसले जनरल भी हैं कुछ, लेकिन कुछ स्पेसिफिक हैं जो सिर्फ यहाँ के साथ, यहाँ के माहौल के साथ जुड़े हुए हैं। तो यहाँ के इकोसिस्टम की जो खास कर बातें हैं वो मैं बताता हूँ। एक तो यहाँ अर्ली स्टेज पे आइडिया तो यहाँ बहुत सारे आते रहते हैं लोगों को, लेकिन उनको फिर कन्वर्ट करने का जो सिस्टम होता है, प्रोसेस होता है, उस स्टेज पे उनको हैंड होल्डिंग बहुत कम मिलती है। उनको मार्केट डायनामिक्स का समझ नहीं आता। तो उस स्टेज पे जो हैंड होल्डिंग कोचिंग चाहिए, उसका फुकदान है बहुत ज़्यादा।
दूसरा जो मैंने फंडिंग की बात की, तो फंडिंग के सिलसिले में भी वो बेचारे यही सोचते रहते कि कहाँ से आएंगे पैसे। सही बात। एक स्टेज होता है बूट स्ट्रैपिंग का, जो ना इनिशियल पैसा अपने जेब से देते हैं, जी। फैमिली फ्रेंड से ले के देते हैं, तो वो भी एक हद तक काम करता है शुरुआत में। वो भी अगर उन्होंने अपनी जेब भी खाली कर दिए तो अगला स्टेज तो देखना है जी। तो वो प्रॉब्लम है यहाँ पे। अगला स्टेज उसके लिए मददगार सपोर्ट सिस्टम नहीं है यहाँ। लेकिन इससे बड़ी चीज़ मैं बताता हूँ जिसकी तरफ ध्यान कम जाता है। ये जो बातें हैं तो ये दूसरे इलाकों में भी ऐसी हो सकती हैं। यहाँ पे कई चीज़ें हैं जो स्पेसिफिक हैं। एक तो यहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप को एक ना जायद चीज माना जाता है, एक्स्ट्रा चीज। कि कहीं आप डॉक्टर नहीं बन पाए, इंजीनियर नहीं बन पाए, आपने कोई प्रोफेशनल डिग्री नहीं कर पाए, तो अब कुछ करना नहीं तो एंटरप्रेन्योर ही बन जाए और कोई तरीका बचा नहीं। अगर जो इस तरीके से एंटरप्रेन्योरशिप में आता है वो तो समझिए कि उसने पहले ही सर्टिफिकेट दे रखी है कि मैं इसमें कोई ज्यादा कामयाब नहीं होने वाला हूँ। तो असल में एंटरप्रेन्योरशिप एक पैशनेट आदमी का काम है। पैशन है तो एंटरप्रेन्योरशिप होगी, नहीं है तो कुछ भी नहीं होगा। एंटरप्रेन्योरशिप कोई ट्रेनिंग से नहीं आती जी, ये क्लियर बात है। आप ट्रेन करिए लेकिन वो अंदर से उसका दिल मैला नहीं रखता बिजनेस करने का। असल में जो पैशनेट है उसको ट्रेनिंग दीजिए, फिर वो देखिए वो कितना कामयाब होता है। तो पैशन सबसे फंडामेंटल चीज है जो जिसका यहाँ फुकदान है। तो जो भी लोग पैशनेट फिर मिलते हैं वो अपना रास्ता निकाल लेते हैं। इसलिए आप देख रहे हैं ना, अगर जहाँ कामयाब कोई आपने देखी ना कामयाब स्टोरी, तो उसके पीछे जरूर एक पैशनेट आदमी ही होता है। बाकी चीजें तो मिल जाती हैं। कहते हैं जब कोई कदम उठाता है ना तो सारी दुनिया उसको फिर सपोर्ट करने के लिए आ जाती है। वही हाल उसका होता है। एक तो ये चीज है, वो क्या है कि ग्रास रूट लेवल पे हमने इसको प्रायोरिटाइज नहीं किया है आज तक। ये कल्चरल इश्यू है देखा जाए तो। हमने सोसाइटी में इसको टॉप नॉच चीज नहीं माना है आज तक। अगर मानेंगे तो लोगों को फिर इसमें इंटरेस्ट आ जाएगी, बच्चों को शुरुआत से समझ आएगा कि ये भी एक प्रोफेशन है, बल्कि इसमें ज़्यादा चैलेंज है और इसमें मैं अपनी क्रिएटिविटी को ज़्यादा आसानी से अप्लाई कर सकता हूँ। बाकी चीज़ों में तो वो बंधा हुआ होगा, यहाँ बंधा हुआ नहीं होता। तो यहाँ पे उसको फुल फ्रीडम होता है अपनी चीज़ों को एक्चुअल फील्ड में इम्प्लीमेंट करने का। दूसरी चीज़ यहाँ पे वही है जो मैं फंडिंग की बात कर रहा हूँ। बाकी इलाकों में अभी बैंकिंग से बाहर ऑल्टरनेट फंडिंग का बहुत ज़्यादा एक इंट्रोडक्शन है, तारुफ है, लोग समझते हैं। और एंजल फाइनेंसर एक उनकी टीम होती है हर एक शहर में, वो एक्रेडिटेड होते हैं। उनको वो इस तलाश में होते हैं कि स्टार्टअप कहाँ बना ताकि हम वहाँ इन्वेस्ट करें। यहाँ स्टार्टअप वाला उल्टा ढूंढता है कि इन्वेस्टर को ही मिले। तो ये यहाँ की एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम है कि यहाँ पे इन्वेस्टरों में भी इतना एतमाद नहीं है, इतनी नॉलेज नहीं है कि वो ढूंढें और पता करें कि स्टार्टअप की दुनिया कहाँ है, ताकि मैं अपने रिवायती जो वो इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं उससे बाहर निकल के कुछ अच्छा काम जो प्रोग्रेसिव होगा उससे फिर ग्रोथ भी होगी, उसमें अपने पैसे डालूं। वो अंडरस्टैंडिंग और वो लर्निंग अभी ग्रास रूट लेवल पे नहीं है। तो ये यहाँ के खास मसले हैं जिनके साथ हम अभी आजकल जूझ रहे हैं। सरमायाकारी के बारे में बात करें, इन्वेस्टर्स के बारे में बात करें, तो आपको क्या लगता है जो मकामी इन्वेस्टर्स होते हैं वो स्टार्टअप्स में इंटरेस्ट रखते हैं? इसमें पहले मैं एक पस नज़र देना चाहता हूँ। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे पैसे नहीं हैं इन्वेस्ट करने के लिए, हैं। वो उसका एक अंदाज़ा मैं आपको इस फिगर से देता हूँ। एक SLBC का डेटा आता रहता है जिसमें लीड बैंक J&K बैंक है, तो उनके वहाँ से डेटा मिलता है। वो उसमें पता चल रहा है कि 1,72,000 करोड़ हमारे बैंकों में है, J&K UT के बैंकों में। 31 मार्च 2024 की बात कर रहा हूँ, उसके बाद आगे पीछे फिगर हो सकती है। तो इसके बरक्स जो इसका आपको अंदाज़ा इस बात से लगेगा कि पिछले साल J&K UT का बजट 1,18,000 करोड़ था। तो ये है 1,72,000 करोड़ की बात कर रहा हूँ। तो इतने पैसे कासा अकाउंट में, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट को मिला के, तो अगर इतना पैसा बैंकों में हो सकता है और उसके बाद आप ज़मीनों में भी देखिए जो यहाँ का ट्रेडिशनल एक इन्वेस्टमेंट व्हीकल होता था, अभी भी है लेकिन अभी उसमें थोड़ा सा मांद पड़ गया वो मार्केट, तो उसमें इससे भी 3-4 गुना कर लीजिए तो वो उसमें भी पैसे लोगों के इन्वेस्टेड है। तो पैसों की कमी नहीं है। इसलिए इन्वेस्टर को जब कहेंगे कि इस स्टार्टअप में 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख इन्वेस्ट करने, 50 लाख, ये कोई बड़ी बात नहीं।
ये बड़े आराम से हो सकता है। लोग तो यहाँ पे गोल्ड और जो दूसरी चीजें हैं ना, आजकल तो क्रिप्टो करेंसी में भी बहुत लोग यहाँ इन्वेस्ट करने लगे हैं। तो मतलब यह है कि इन्वेस्टर इन्वेस्ट करने के लिए अपनी पैसों का वो इंतजाम देखता रहता है, लेकिन उसको अभी ऑल्टरनेट फाइनेंस और ऑल्टरनेट मीडियम में इन्वेस्ट करने का अभी रुझान नहीं बना। ये भी कल्चरल प्रॉब्लम है। एक तो इंफॉर्मेशन कम होने, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन की एक वजह है। दूसरा कल्चरल इशू है कि उन्होंने अभी तक जो जिन चीजों में उन्होंने फायदे देखे हैं वो अभी भी उन्हीं पे भरोसा कर करके उसी में अपना पैसा आज भी डाल रहे हैं। बल्कि जबकि उनको ये देखना चाहिए, जैसे कि इकॉनमी बदलती रहती है, आजकल की दुनिया में जो चल रही है ना, चाइना भी देखिए, अमेरिका भी देखिए और पूरा इंडिया भी देखिए, स्टार्टअप्स की दुनिया ने ही बहुत सारा जो जिसे कहते हैं ना एक पैराडाइम शिफ्ट कर लिया इकोनॉमी का, वो उन्होंने किया। तो 2-3 दिन की जो अभी खबर है ना, चाइना से वो डीप सीक करके जो उसने चैट जीपीटी को भी बहुत ज़बरदस्त मुकाबला दिया है, वो एक छोटा सा स्टार्टअप था जिन्होंने ये शुरू करके इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म को हिला के रख दिया एआई की वर्ल्ड में। तो कहाँ से आया? यही ऑल्टरनेट फाइनेंस, यही फंड वीसी फंड एक जो था, उसने इन्वेस्टर ने पैसे लगा के इसको बहुत शॉर्ट पीरियड में वर्ल्ड स्टेज पे टॉप लेवल पे लेके दिखा दिया। तो ये स्टार्टअप की दुनिया ये कर सकती है। तो अभी इस चीज़ का अंदाज़ा हमारे यहाँ के इन्वेस्टर्स को नहीं है। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है जो बताना ज़रूरी है, वो ये है कि एवरी डिमांड एक्चुअली अट्रैक्ट सप्लाई। तो अगर डिमांड आप दिखा सकते हैं तो सप्लाई भी आएगी, मतलब पैसे आएंगे, आप डिमांड दिखाइए। तो वो दूसरा साइड भी कमजोर है मेरे हिसाब से, मेरा अपना अंदाजा है। हमारे स्टार्टअप तो अच्छा काम कर रहे हैं, चाहे थोड़ी ही तादाद में हो, लेकिन अभी इतनी अट्रैक्शन वो नहीं क्रिएट कर पाए हैं, इतना डिसरप्शन नहीं दिखा पा रहे हैं कि जिसमें इन्वेस्टर को लगे कि मैं आज पैसे डाल रहा हूँ कि आई विल डेफिनेटली ग्रो बाय सम, लेट्स से 5 times, 3 times, 2 times। तो वो अट्रैक्शन हमने अभी क्रिएट नहीं की है स्टार्टअप्स की दुनिया से। अगर वो होता तो इन्वेस्टर्स को भी वो शायद अपनी तरफ खींच के ले जाता। आपके हिसाब से अगर मैं आपसे पूछूं तो जो ये स्टार्टअप्स हैं, इनको किस किस्म की सपोर्ट की ज़रूरत है? और अगर हम आपके नेटवर्क के बारे में बात करें तो ये किस हद तक इम्पैक्ट डाल रहा है इस चीज़ में? अभी जिस बात में मैंने अभी पिछले सवाल का जवाब ख़त्म किया था ना, वो तो यही बात थी कि स्टार्टअप्स को अपनी दुनिया ऐसी दिखानी है, चकाचौंध दिखानी है, ग्रोथ की एक प्रॉमिस दिखानी है ताकि इन्वेस्टर आ जाए। तो उस लेवल तक स्टार्टअप को जो आना है उसमें कई मरहले होते हैं। वो मरहले एक उनका एक सिस्टम बना हुआ है, उससे बाहर जाएंगे तो वो फिर वहाँ वो तय नहीं कर पाएगा वो सफ़र। तो वो चीज़ हमारे यहाँ कुछ लोग बड़े अच्छे चल रहे हैं, उनको तो पहले सैल्यूट करना चाहिए स्टार्टअप्स में। लेकिन अक्सरियत ऐसी है, अगर 1000 लोगों ने शुरू किया तो उस अच्छे रास्ते पे 1-2% के अलावा नहीं चलते लोग, बाकियों का कहीं ना कहीं सफ़र यहाँ वहाँ से हिलता रहता है। तो अगर वो सीधे चलें तो सक्सेस रेट काफ़ी बढ़ जाएगी। मैं कुछ नुक्ते आपको बताना चाहता हूँ जिनमें हमारे यहाँ के स्टार्टअप कहीं ना कहीं गलती खा जाते हैं। पहला मसला ये होता है कि जो आइडिया, जो गैप या जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट लेके आते हैं, वो प्रॉब्लम अपने हुजूम में, अपनी वॉल्यूम में बहुत छोटी होती है। प्रॉब्लम होती है किसी एक छोटी एरिया की। अगर आप उसी एक छोटी प्रॉब्लम को सॉल्व करने बैठ गए तो मैक्सिमम आप उसी इलाके तक रहेंगे, उसके बाहर तो आपकी बिजनेस कभी फैल ही नहीं सकती। जब आप इतना छोटा सा मसला, इसका छोटा सा सोल्यूशन लेके आएंगे तो हमेशा आपको छोटा ही रहना है ना। इन्वेस्टर आपके पास इन्वेस्ट नहीं कर सकता, उसको तो ग्रोथ चाहिए। एक बड़ा मसला हमारे यहाँ ये है। दूसरा मसला ये है कि अगर उस प्रॉब्लम से हम बहुत बड़े इलाके को भी सॉल्व कर सकते हों, लेकिन हमारा स्टार्टअप पहले ही एक अपने लिए छोटा सा इलाका ढूंढ के रखता है कि मैं इस छोटे से एरिया में अपना सोल्यूशन दे रहा हूँ, उसके बाहर जाने का उसको मन भी नहीं होता। जबकि ये बोला जाता है इस दुनिया में कि थिंक बिग, यू कैन स्टार्ट एक्टिंग लोकल बट यू विल हैव टू थिंक बिग, थिंक ग्लोबल। तो कम से कम इंडिया की लेवल तक तो करोगे ना। अगर थिंक इंडिया करोगे तो कम से कम JNK की लेवल तक तो करोगे ना। सही बात। तो ये चीज है, विजन की कमी है। तीसरी बात, जब वो स्टेप्स लेते हैं, यहाँ की वो स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स ज्यादातर मैंने देखी है कि जो टीम बिल्डिंग है और जो मैनेजमेंट है, इसको एक साइंटिफिक तरीके से डेवलप करना होता है। अगर आपकी टीम मैनेजमेंट सही नहीं, आपकी जो एपेक्स बॉडी होती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वगैरह, अगर उनका विजन एक पेज पे नहीं है
या उनको पहले से विजन पूरा क्लियर ही नहीं हुआ आपस में, तो वो कुछ देर चलेंगे, उसके बाद वो अपने अपने रास्ते चल पड़ते हैं। और कुछ उसमें लोग होते हैं जो बड़ी जल्दबाजी दिखाते हैं कि अभी ये ऐसा होना चाहिए, अभी वैसा होना चाहिए। तो जबकि एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस को तय करने के बाद भी वो ग्रोथ दिखाएंगे। तो उनको वो उतनी अपने आप में ना एक सब्र और पेशेंस की दिखाने की जरूरत पड़ती है। और जो नीचे वाली टीम है वो भी यहाँ पे एक चैलेंज होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम चैलेंज है, इसलिए कि जो वहाँ पे काम करने वाले लोग होते हैं उनको अपने प्रोजेक्ट के साथ, अपने आइडिया के साथ अलाइन करना पड़ता है। अगर अलाइन नहीं कर पाए आप, तो प्रॉब्लम यह है कि वो एक अलग डगर पे चलेंगे और आप दूसरी डगर पे चल रहे होंगे। तो जब ये प्रॉब्लम होगी तो आप चाहे कितना बहुत ही अच्छा आइडिया लेके आए, कितना जबरदस्त विजन लेके रखें, आपने फंडिंग भी सारी अपने लिए जितनी भी उठानी थी उठा ली, तब भी आपकी गाड़ी नहीं चल रही। ये प्रॉब्लम है आपकी। तो ये इश्यूज हैं जिनको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। कश्मीर एंजल नेटवर्क का काम बेसिकली ये है कि स्टार्टअप को अपने प्रॉपर प्रोसेस से चलाने की कोशिश, और उनको ये हर एक स्टेज पे गाइड करने की कोशिश और हैंड होल्डिंग करने की कोशिश, और उसके साथ साथ फिर जो भी उनको एक्सपर्टाइज चाहिए फॉर देयर रेगुलेटरी कंप्लायंसेस, फॉर देयर मार्केटिंग, फॉर देयर नेटवर्किंग और फॉर देयर सेल्स, ये सारी चीज़ें हैं जहाँ पे हमारा इनपुट रहता है। हम ये नहीं है कि मैं अकेला या मेरे साथ जो साथी हैं वो अकेले नहीं, हम नेटवर्क इसलिए अपने आप को बोलते हैं, वी हैव अ नेटवर्क ऑफ एक्सपर्ट्स अराउंड अस। तो हम कनेक्ट कर देते हैं किसी न किसी के साथ जो उसका एक्सपर्ट होता है। तो उस तरीके से उनके पास वो बेस्ट फील्ड आता है, बेस्ट एक्सपर्टाइज आता है, जो वो अदरवाइज ढूंढने से भी नहीं ढूंढ सकते। शबीर साहब, अगर हम इक्विटी फाइनेंस के बारे में बात करें या कन्वर्टेबल फाइनेंस के बारे में बात करें, तो हम देखते हैं कि लोगों को इस चीज़ पे एतबार नहीं है। तो हाउ डू वी ओवरकम इट? असल में इसमें ज़्यादा एजुकेशन का ही काम है। इसमें जितनी हम इसमें इतला बाहर देते रहेंगे उतना ज़्यादा भरोसा भी होता जाएगा। प्रोडक्ट कई सारे होते हैं। अल्टरनेट फाइनेंस की बात अगर की जाएगी ना, तो मैंने पहले ही बात की थी, बैंक फाइनेंस एक किस्म का है जो हर एक अब जानता है यहाँ वो कैसे मिलता है, उसका फिर रिपेमेंट शेड्यूल होता क्या है। इक्विटी फाइनेंस कुछ और चीज़ है, क्योंकि हमने कंपनियों के स्ट्रक्चर में ही इक्विटी फाइनेंस आ जाता है। तो अब कंपनियां हैं ही बहुत कम, जब आप कंपनी नहीं बनाएंगे तो आपको पता कैसे चलेगा कि इक्विटी फाइनेंस है क्या चीज़। इक्विटी फाइनेंस है कि आप उस कंपनी के उस हिस्से के हिस्सेदार बन जाते हैं, बल्कि मालिक बन जाते हैं जितनी इक्विटी आपको मिल गई। तो मतलब कंपनी चाहे मैंने बनाई हो एक और प्रमोटर को लेके, लेकिन जब मुझे फंडिंग की जरूरत पड़ी, मैं उसको 20% इक्विटी दे रहा हूँ जिसने फंड किया मुझे, तो मतलब वो 20% कंपनी का मालिक बन गया। इसको बोलते हैं इक्विटी। अब वो भी बराबर हिस्सेदार है, फैसलों में वो हिस्सेदार है, फिर प्रॉफिट में हिस्सेदार है, फिर एक स्ट्रेटजी क्रिएट करने में भी हिस्सेदार है। अब उसको लगना चाहिए कि मैं ही अब इस कंपनी का एक हिस्से का मालिक हूँ। तो इसको बोलते हैं इक्विटी फाइनेंस। तो इसके बरक्स जो दूसरे हैं जो सूद पे मबनी होते हैं ना, वहाँ पे ऐसा नहीं है। बैंक किसी कंपनी में जिसमें वो फाइनेंस कर लेता है, वो उसका मालिक नहीं बनता उस हिस्से का, क्योंकि उनको उसके बदले में सूद लेना है जी, और साथ में रिपे भी लेना है पैसा। सही बात। इक्विटी फाइनेंस में पैसे वापस नहीं दिए जाते जिसने वो दिए हैं इन्वेस्टर ने, बल्कि वो हर साल तो अपना एक फायदा उठा के लेगा, डिविडेंड जिसको बोलते हैं, हर साल अपना प्रॉफिट का शेयर ले जाएगा, और साथ में वैल्यू बढ़ती जाएगी कंपनी की, और साथ में शेयर की वैल्यू भी बढ़ गए। तो शेयर की वैल्यू बढ़ गई, वो अगर किसी और को वो बेचेगा, अगर 10 रुपए का शेयर खरीदा, आज 100 रुपए का बेच रहा है, तो वो 90 रुपए भी उसी के हो गए। तो इक्विटी फाइनेंस ऐसे काम करता है। इसके अलावा एक डेट फाइनेंस होता है जो अदर देन इंटरेस्ट बेरिंग फाइनेंस हम बोल सकते हैं उसको। वो यहाँ प्रोडक्ट बहुत कम यूज़ होता है, आजकल हमने इंट्रोड्यूस किया है, हमने उसके ऊपर पैसे उठाए भी हैं और दूसरी कंपनियों को भी उसका एक सपोर्ट दिया है उठाने का। उसको कन्वर्टेबल डेट बोलते हैं। तो ये डेट्स इन द फॉर्म ऑफ डिवेंचर्स, उसका नाम है, टेक्निकल नेम डिवेंचर। उसमें 3 तरीके के प्रोडक्ट होते हैं। एक प्रोडक्ट होता है उसको OCD एक होता है, वो ऑप्शनल कन्वर्टेबल डिवेंचर होता है। एक नॉन कन्वर्टेबल भी होता है जो कन्वर्ट नहीं होता है, मैं बताता हूँ कन्वर्शन होता क्या है। तो एक होता है कंपलसरी कन्वर्टेबल, जो CCD बोलते हैं उसको। मान लीजिए मैंने आपको पैसे आपको चाहिए, तो मैंने 1 साल के लिए आपको डिवेंचर के लिए पैसे दे दिया, आपने मुझे डिवेंचर सर्टिफिकेट दे दी,
तो फिर 1 साल के बाद जो भी हमने पहले से एग्रीमेंट किया होगा, मान लीजिए हमने ऑप्शनल किया होगा, तो उस टाइम ऑप्शन है, आप चाहें तो आप कहेंगे मुझे पैसे मत दीजिए वापस, मुझे इसके बदले इक्विटी दे दीजिए जो इसके वैल्यू के बराबर हो। तो हम एग्री करेंगे तो आपको इक्विटी मिल जाएगी। अगर आपको पैसे ही वापस चाहिए, उसने आपको ज़रूरत है, तो यू गेट दैट मनी बैक अलॉन्ग विद द प्रॉफिट्स। ठीक है। अगर मान लीजिए कंपलसरी बनाया हुआ है, तो फिर 1 साल के बाद आपको मुझे बोलने की ज़रूरत है, वो तो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इसमें फ़ायदा क्या है, मतलब ये डिफरेंट क्यों है? हम कई लोग होते हैं प्रमोटर जो चाहते हैं कि हम इक्विटी ना दें, हमें 1 साल के लिए कोई पैसा दे, हम उसको फ़ायदा भी देंगे और पैसे भी वापस करेंगे, तो उनको इक्विटी देने का शौक नहीं होता। तो उस सिलसिले में वो किया जाता है कि उसको वापस दिया जाता है। और कई लोग ये भी सोचते हैं कि हम इक्विटी देंगे, फिर हमें कंपनी के साथ जुड़ना पड़ेगा, इसके फैसलों में शामिल होना, वो कहते हैं पैसे ले लो, 100 साल के बाद वापस दे देना, तो वो वापस मिल जाते हैं। मतलब विन विन सिचुएशन, बोथ वेज। तो ये बहुत ही फ्लेक्सिबल प्रोडक्ट है। अभी इसकी भी यहाँ ज़्यादा खास इंट्रोडक्शन नहीं है, तो हम ये सारी चीज़ें प्रमोट कर रहे हैं ताकि लोगों को पता चले बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है, योर मनी कुड बी सेफ इन दिस पर्टिकुलर मॉडल ऑफ फंडिंग। तो ये चीज़ें आजकल ये हमारा सपोर्ट है एक्चुअली सिस्टम को। शबीर साहब, आपने अभी जो ये आपका नेटवर्क है, आपने इसके मुस्तकबिल के बारे में कुछ तो आइडियाज रखे होंगे आने वाले सालों में, तो कहाँ देखते हैं आप अपनी कंपनी को आगे कुछ सालों में? एंजल नेटवर्क्स जहाँ पे भी हैं, ये अल्टीमेटली या तो वेंचर कैपिटल फर्में बन जाती हैं, आगे जाके बड़ी नेटवर्क हो जाती है तो वेंचर कैपिटल में आ जाते हैं। तो एक हमारा आइडिया ये भी है कि एक फंड क्रिएट किया जाए उस लेवल का। उसमें कैटेगरीज होती हैं जो सेबी के साथ रजिस्टर्ड फंड होते हैं, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, 3 तक जाना तो बहुत आगे का काम है, तो 1 तो हो सकता है। कैटेगरी 1 फंडिंग अगर हम शुरू करें तो उसको रजिस्टर करना पड़ेगा, ये हमारा अगला एक स्टेप है जो हमने तय कर रखा है। कैटेगरी 1 फंड हम करेंगे रजिस्टर। उससे क्या होगा कि फिर हमें इन्वेस्टर बार बार कनेक्ट नहीं करने हैं, हमारे पास ही एक पूल होगा पैसों का, तो जो भी स्टार्टअप आता है तो हम अपने पूल से उसको फंडिंग कर सकते हैं। तो वो एक ईजी सोल्यूशन हो जाएगा स्टार्टअप्स के लिए। वी आर वर्किंग ऑन दैट टू क्रिएट। दूसरा ये है कि इसकी नेटवर्किंग जो है ना, हम यहाँ से भी आगे बढ़ाएं बियॉन्ड जियोग्राफी। अभी तो हम सिर्फ यहाँ के स्टार्टअप्स को देख रहे हैं, जब हमारा वॉल्यूम बढ़ेगा, हमारी कैपेबिलिटीज बढ़ेंगी, वी विल गो बियॉन्ड द बाउंड्रीज। तो उसमें हम बड़े बड़े स्टार्टअप्स को अपने साथ जोड़ सकते हैं। और फाइनली हमारा विजन तो यही है कि जो मैंने पहले ही कहा था कि बिजनेस गैप्स यहाँ पे हैं, उन बिजनेस गैप्स को फिल करना, इतने सारे स्टार्टअप्स और अनएम्प्लॉयमेंट की शरह को कम करने में मदद करना, ताकि बहुत सारे लोग कम से कम इतना तो करें कि यहाँ की जो ज़रूरियात है उनको तो फिलअप करें, और इंटरनेशनल लेवल पे भी अपना एक शक्ल दिखाएं और एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करें। इसमें मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहता हूँ, टेक्नोलॉजी पे हमारा बहुत जोर है, क्योंकि आगे की दुनिया तो अभी भी हम देख रहे हैं तो सारी टेक्नोलॉजी पे ही अब दुनिया चलने लगी है। स्टार्टअप्स का एक एसेंशियल फीचर होता है टेक बेस्ड। जब आप टेक्नोलॉजी को यूज करेंगे तो आपकी मार्केट ग्लोबल हो जाती है, नहीं करेंगे तो आपकी मार्केट लाल चौकी रहेगी जहाँ पे आप दुकान चला रहे हैं। तो इसलिए टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। टेक्नोलॉजी में जितनी तेजी से तरक्की हो रही है और चेंज हो रही है, उसमें अगर हम पेस नहीं रखेंगे तो जिस चीज को आज हम प्रोग्रेसिव मॉडर्न मान रहे हैं, तो अगले साल वो स्टेल हो जाएगी। तो वी डोंट हैव एन ऑप्शन टू इग्नोर इट। तो ये चेंजेस जो आ रहे हैं ना, उनके साथ अपने आप को, और ये सिर्फ हम अपने आप को नहीं कह रहे हैं बल्कि अपने साथ जुड़े हुए सब लोगों को कहते हैं कि उस टेक्नोलॉजी की पेस के साथ रहना है, अदरवाइज यू विल लूज आउट। दूसरा आएगा वो आपके साथ एक स्टेप आगे होगा, देन ही विल टेक अवे योर कस्टमर बेस आल्सो, योर सप्लाई चेन आल्सो। तो तब तो आप पछताएंगे। पछताने से पहले उस बस को पकड़ने की जरूरत है जो भागी जा रही है। You need to evolve with time. You will have to evolve. तो ये हमारा विजन है कि हम टाइम के साथ चलें, मॉडर्निटी दिखाएं, और जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं, सिस्टमिक रिक्वायरमेंट्स, उनको अपने साथ जोड़ दें। देयर इज नो ऑप्शन फॉर लेथार्जी, ये नहीं है हमारे पास। देयर इज नो ऑप्शन फॉर इनडिसिप्लिन इन द स्ट्रक्चर एंड मैनेजमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ये हो ही नहीं सकता। अगर आप इसमें थोड़ा भी मतलब अंदर आने का मौका दे देते हैं स्ट्रक्चर में, कंपनी में, तो ये तय होता है कि कुछ देर के बाद उसके बुरे असरात सामने दिखेंगे। यू विल नॉट बी अचीविंग योर गोल्स। शबीर साहब, यहाँ पे बढ़ेंगे अपने रैपिड फायर राउंड की तरफ। जी। सो
पहला सवाल, if you were to become the income tax commissioner for a day again, what would be the first thing you would do? I think corporate governance needs to be improved, and better managerial skills need to be inculcated. So if you start a startup yourself, in which field will it be? I have already started one in tourism sector. If another has to be created, I am very passionate about it. Something about data, a data-driven solution to problems around us. One person who inspires you in entrepreneurship. I think I have a friend, Riaz Saab, Simtex Cements owner. Okay. I think he inspired me long ago with his vision of how to go about finances and also his business. शबीर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप शुमारे में हमारे साथ शामिल हुए और आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you very much. नाजरीन, आज की मुलाकात में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए कश्मीर लाइव के साथ।